श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से कुछ चुने हुए प्रश्नों के उत्तर देने के 32वां संस्करण। तो इसमें जो आपके द्वारा सवाल पूछे जाते हैं उनमें से कुछ सवाल चुनकर उनका उत्तर दिया जाता है जो सामूहिक रूप से सभी के लिए लाभकारी हो सकें। इस दृष्टिकोण से कुछ बंधुओं के प्रश्न कुछ ऐसी स्थिति में होते हैं जिनका जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। कुछ बंधु कर्मकांड के बारे में, हस्तरेखा के बारे में, वास्तु के बारे में सवाल पूछते हैं। उनके बारे में मेरा ज्ञान बहुत विस्तार से नहीं है, तो उस संबंध में मैं आपकी बहुत अधिक मदद नहीं कर पाता हूँ। कुछ बंधुओं के सवाल अतार्किक होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि कहा गया है ग्रंथों में ज्योतिष के कि वक्री ग्रह अपने से 12वें भाव का फल देता है, लेकिन वह तभी देता है जब वह अपने पहले ही दृष्टिकांड में होता है। यदि कोई ग्रह अंतिम दृष्टिकांड में 28 या 27 डिग्री पर वक्री हो रहा होगा तो उसको कोई भी दीप्तांश या कोई भी पकड़ पिछले भाव तक नहीं पहुंच पाएगी, वह पिछले भाव का फल नहीं दे पाएगा। तो केवल सिद्धांत का हम अक्षरशः पालन ना करें, अपनी विवेक और बुद्धि का भी उसमें प्रयोग करें। कुछ बंधुओं का इस ग्रहण के ऊपर आया था, पीछे 2 चंद्र ग्रहण पड़े थे और आगे 31 नवंबर को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। तो इनको हमारे ज्योतिषकारों ने उपछाया ग्रहण बोला है, चंद्रमा का उपछाया बोला है। इनको ग्रहण की संज्ञा नहीं दी है और इनमें बहुत ज़्यादा ग्रहण का प्रभाव नहीं माना गया है, ऐसा हमारी प्राचीन ज्योतिषकारों ने लिखा है। अब विचार करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हेमंत नादेकर ने पूछा है कि लग्नेश यदि 6वें भाव में हो तो क्या जातक स्वयं का शत्रु होता है, क्योंकि चतुर्थेश को 6 में मानने पर माता से वैर विरोध, सप्तमेश को 6ठे भाव में लेने पर पत्नी या पति से वैर विरोध की संभावना बताई जाती है। तो यह ग्रह की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यदि वह पाप ग्रह होगा और 6ठे भाव में बैठेगा तो जातक को शत्रु हंता बना देगा। यदि वह राहु केतु आदि की छाया में होगा, पीड़ित होगा, दीप्तांश के आधार पर बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा, तो ऐसा जातक स्वयं का शत्रु हो सकता है। यदि वहाँ पर कोई शुभ ग्रह बैठा होगा लग्नेश होकर और उस पर कोई अन्य शुभ प्रभाव युतिया दृष्टि का नहीं पड़ रहा होगा तो संभव है कि जातक स्वयं का शत्रु हो अथवा अपने ही द्वारा शत्रुओं का उदय करता हो और शत्रुओं की वृद्धि करने में अपने स्वभाव को सहायक बना देता हो। तो ग्रह की स्थिति और उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। अन्यथा शास्त्रों में कहा गया है कि लग्नेश तृतीय षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी। तो तृतीय और 6ठे भाव में यदि लग्नेश होता है तो साहसी और पराक्रमी बनाता है जातक को, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव उसको कमजोर भी बना सकते हैं, स्वयं का शत्रु भी बना सकते हैं, रोगी भी बना सकते हैं और शत्रुहंता भी बना सकते हैं। तो ग्रहों की स्थिति और प्रकृति का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। हर्षद मेहता ने पूछा है कि सूर्य उदय से पहले यदि किसी का जन्म होता है तो कौन से वार का विचार करें। तो तारीख बदल जाती है रात के 12 बजे के बाद, लेकिन जो दिन बदलता है वह बदलता है सूर्य उदय से। तो सूर्य उदय के पहले यदि किसी जातक का जन्म होता है तो पिछले दिन के वार को ग्रहण किया जाता है। किशन माजी ने पूछा है कि जन्म चक्र से कैसे जाने कि व्यक्ति लखपति होगा, करोड़पति होगा या अरबपति होगा। धनी, महाधनी और अल्पधनी योग जो होते हैं, तो आज देश काल परिस्थिति के आधार पर हम विचार करें तो जो अल्पधनी होगा वह लखपति होगा, जो मध्यम धनी होगा वह करोड़पति होगा और जो उत्तम धनी होगा वह अरबपति होगा और जो महाधनी होगा वह खरबपति होगा। लेकिन अब से हम 50, 60, 70 वर्ष पीछे जाएं तो लखपति होना ही किसी व्यक्ति के लिए बड़े गौरव की बात थी। तो उस समय लखपति होना एक मध्यम योग था, मध्यम धनी योग था। करोड़पति होना बहुत ही उत्तम धनी योग था और सहस्रपति होना एक अल्पधनी योग था। तो देश काल, पात्र का और परिस्थिति का विचार करते हुए हमें इन बातों को ग्रहण करना चाहिए। रामवीर बघेल ने पूछा है कि मेरे एक परिचित हैं, हलवाई हैं, मिठाई और समोसे आदि का काम करते थे। ऐसे में उनका व्यवसाय बंद हो गया है जब से यह कोविड-19 बीमारी चली है। तो क्या इसमें गोचर का दोष है
जातक की दशाओं का दोष है या परिस्थितियों का दोष है। तो ऐसी स्थिति में जब परिस्थितियां खराब होती हैं तो दशा और गोचर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ लोग होते हैं जिनकी दशा गोचर इतने उत्तम होते हैं कि उनमें भी वो अपना अच्छा लाभ उठा पाते हैं। लेकिन परिस्थितियों का, देश का और काल का और पात्र का विचार ज्योतिष में बताया गया है, उसका विचार अवश्य करना चाहिए। क्योंकि जब मौसम अनुकूल ना हो तो कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो दशा और गोचर भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो जो परिस्थितियां हैं उनका विचार अवश्य करना चाहिए। बबीता जोशी ने पूछा है कि फल कुंडली का अधिक होता है या दशा का या गोचर का प्रभाव अधिक होता है। तो दशा किसी फल को प्रदान करने में सहायक होती है और जब तक गोचर उसको सपोर्ट नहीं करता है दशा का प्रभाव भी जातक को नहीं मिलता है। और दशा और गोचर का शुभ या अशुभ प्रभाव भी जातक को तभी मिलता है जब जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में उसका प्रॉमिस होता है। लेकिन जन्म कुंडली में जो कोई योग नहीं बन रहा है तो कितनी भी दशाएं उसके सपोर्ट में आ जाएं, कितने भी अच्छे गोचर आ जाएं, उसको कोई लाभ नहीं दिला पाते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति का सरकारी नौकरी का योग नहीं है, उसकी दशमेश की, दशम पर दृष्टि डालने वाले की, सूर्य की दशाएं आती रहें, दशम भाव पर शनि और गुरु के दोहरे गोचर का प्रभाव पड़ता रहे, उसे सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा। तो फल जो होता है वह जन्म कुंडली के आधार पर होता है। दशा और गोचर उस फल को प्रदान करने में सहायक होते हैं। स्वाति कलस्कर ने पूछा है कि उपाय करने से ग्रह प्रभावित होते हैं, शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं या केवल मात्र यह गलत फहमी है। तो कोई भी जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे औषधि लेना आवश्यक हो जाता है। इसी प्रकार जब ग्रहों का दुष्प्रभाव होता है तो जातक को उपाय करने पड़ते हैं, उन उपायों का प्रभाव भी होता है। यदि ऐसा नहीं होता तो प्राचीन काल से चली आती यह विद्या कभी की समाप्त हो चुकी होती। तो यदि समुचित प्रभाव से उपाय किए जाते हैं तो वह अवश्य ही लाभकारी होते हैं। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको कोई भी प्रभाव, कोई भी उपाय उनको प्रभावित नहीं कर पाते हैं। लेकिन यह मात्र गलतफहमी नहीं है, उपाय काम करते हैं। और उपाय कब काम नहीं करते हैं इसके बारे में पहले एक कक्षा ले चुका हूं, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। अनुपमा टी ने पूछा है कि भाव 5वें, 6वें, 7वें, 8वें और 9वें में सभी ग्रह, इसमें राहु केतु शामिल नहीं होंगे, एक साथ आ जाते हैं, स्थित हो जाते हैं, लगातार स्थित होते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी एक भाव से प्रारंभ होने वाले ग्रह और किसी दूसरे भाव पर जाकर समाप्त होते हैं लगातार, और कोई भाव रिक्त नहीं होता है, खाली नहीं होता है, तो इसे मालिका योग बोलते हैं। अब लग्न से यदि प्रारंभ होता है तो उसे लग्न मालिका बोलते हैं। धन भाव से प्रारंभ होता है तो धन मालिका बोलते हैं। तृतीय भाव से प्रारंभ होता है तो विक्रम मालिका बोलते हैं। अब यहाँ पंचम भाव से प्रारंभ हो रहा है तो इसे पुत्र मालिका योग बोलते हैं। और क्योंकि नवम पर जाकर समाप्त होता है तो नवम के भाव के फल अच्छे मिलेंगे और पंचम से वह प्रारंभ होंगे। तो इसमें कह सकते हैं कि पुत्र के द्वारा भाग्योदय, अपनी विद्या बुद्धि के द्वारा भाग्योदय या अपनी मंत्र सिद्धि के द्वारा भाग्योदय के लाभ अच्छे मिलते हैं। ऐसा सामान्य रूप से ज्योतिषकारों ने मालिका योग में बताया गया है। गणेश नायक ने पूछा है कि शरतोभद्र चक्र से क्या दैनिक या मासिक फलित का विचार किया जा सकता है, और ये संभव है तो कृपया उसके बारे में अवश्य बताएं। तो शरतोभद्र चक्र के आधार पर दैनिक और मासिक प्रभाव भी देखा जा सकता है और उसके बारे में यथासंभव समय पर मैं शीघ्र ही विचार करूंगा और आपके सामने अपनी प्रस्तुति दूंगा। संजीव कुमार, इन्होंने पूछा है कि सही कुंडली हस्तलिखित होती है या कंप्यूटराइज्ड, क्योंकि कंप्यूटर में जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी गणना में कहीं ना कुछ अंतर होता है, तो हम किसे सही माने। तो यह प्रभाव अयनांश के ऊपर भी निर्धारित हो सकता है दोनों सॉफ्टवेयर में अलग अलग अयनांश का प्रयोग किया गया हो। और गलती की बात है तो गलती तो हस्तलिखित पत्रिका में भी हो सकती है। लेकिन हस्तलिखित पत्रिका में जातक अपने विचारों के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर फलादेश करता है, जबकि कंप्यूटराइज्ड पत्रिका में जो फलादेश होता है वह केवल शास्त्रीय आधार पर होता है। उसमें किसी योग पर अन्य प्रभावों का विचार बहुत ही कम देखा जाता है। तो फलादेश के विचार से देखें हम तो हस्तलिखित पत्रिका कहीं उचित होती है,
लेकिन यदि केवल गणना की दृष्टि से देखें तो दोनों पत्रिकाओं में त्रुटि भी हो सकती है और दोनों पत्रिकाएं सही भी हो सकती हैं। यह सॉफ्टवेयर में डाले गए जो फॉर्मूला हैं उनके ऊपर निर्भर करता है या हस्तलिखित पत्रिका बनाने वाले की गणना पर निर्भर करता है। विशाल जैन ने पूछा है कि दृष्टियां भावचलित से देखें या लगन कुंडली से। इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि एक भाव में बैठने वाला ग्रह सामने वाले भाव के ग्रह को नहीं देख पाता है, भले वह भावचलित में हो या जन्म कुंडली में हो, यदि उनमें दीप्तांश के अंदर कुछ संबंध नहीं बनता है। सप्तम भाव में बैठने वाला ग्रह लगन भाव के ग्रह को नहीं देख पाएगा यदि सप्तम भाव में बैठने वाला ग्रह 4 डिग्री पर है और लगन भाव में बैठने वाला ग्रह 22 डिग्री पर है, तो उनमें कोई दृष्टि संबंध नहीं होगा। भाव पर दृष्टि अवश्य मानी जाएगी लेकिन ग्रह पर ग्रह की दृष्टि का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि उनमें अंशात्मक अंतर 18 डिग्री का है और कोई भी ग्रह का दीप्तांश 18 डिग्री नहीं होता है। अधिकतम 15 डिग्री का दीप्तांश सूर्य का होता है, चंद्रमा का 12 का होता है और उनके बारे में पहले आपको बताया जा चुका है। तो दीप्तांश के आधार पर ही ग्रह की दृष्टि का विचार किया जाए, वह भले ही भावचलित हो या जन्म कुंडली हो। तो इस तरह से आप दृष्टियों का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नई विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।